तो देखिए बच्चों, अभी तक हम सब समझते आ रहे थे कि ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि को सुनना, उसके क्या कारक हैं, सब कुछ जान लिया। अब आइए चलिए बढ़ते हैं शोर की तरफ, यानी कि नॉइज़। हाँ, मतलब नॉइज़ तो सब जानते होंगे, क्लास में बैठे हो, टीचर नहीं है तो सब हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये मज़े आ गए। तो एकदम से दूसरी क्लास की टीचर निकल के आती है और क्या बोलती है कि शोर मत करो। तो वो शोर आखिर में है क्या बच्चों? तो चलिए आइए अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? क्योंकि शोर भी क्या है? वो भी तो एक प्रकार की ध्वनि है, लेकिन वो किस प्रकार की ध्वनि है? ये हमें जानना है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? तो जवाब तो यही मिल गया। अगर शोर करोगे तो वो सुखद थोड़ी है। क्या ध्वनि कभी-कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? बिल्कुल बच्चों। तो हमें इसी के बारे में जानना है। तो इस प्रकार की ध्वनियाँ जो कि हमें कष्ट पहुँचाती हैं, हमारे लिए सुखद नहीं होती, इन प्रकार की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, यानी कि नॉइज़ कहते हैं। तो अप्रिय ध्वनियाँ क्या है? शोर है। जैसे कि बच्चों कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे घर के पास से कोई गाड़ी निकल के जा रही है ना? ऐसे कचरे वाले जो होते हैं वो एक हॉर्न लगा लेते हैं और बजता रहता है, कचरा वाला आया, है ना? घर से कचरा निकाल, कुछ इस टाइप से होता है या नहीं? है ना? तो वो इतनी तेज़ बजाते हैं कभी-कभी कि अरे सिर में दर्द हो जाता है। तो इस प्रकार की ध्वनियाँ जो कि हमारे लिए अप्रिय है, ठीक नहीं है, हम उन्हें क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो इसका क्या उदाहरण है? निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ, बसों तथा ट्रकों के हॉर्न्स की अप्रिय ध्वनियाँ हैं और इस ध्वनियाँ हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। सुस्वर ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड क्या है? तो सुस्वर ध्वनि का मतलब है बच्चों ऐसी ध्वनियाँ जो कि हमारे कानों को पसंद है। मतलब कोई ऐसे बांसुरी बजा रहा हो, प्यार से तबला बजा रहा हो, सितार बजा रहा हो, तो कितना मजा आता है ना? थोड़े से थके होते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ध्वनियाँ जो कि हमारे कानों के लिए सुखद होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड या फिर प्लीजेंट साउंड कहते हैं। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। ठीक है बच्चों। बुद्धिशीलता प्रश्न, यदि संगीत अत्यंत प्रबल टू लाउड हो जाए तो क्या वो तब भी संगीत रहेगा? ना 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 बाबा, अगर डीजे पे बज रहा संगीत बस उसकी वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, प्रबल करते जाओ, तो वो संगीत संगीत ना रह के क्या हो जाता है? शोर हो जाता है। और वो शोर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। तो हम नॉइज पॉल्यूशन से क्या समझते हैं कि बच्चों वातावरण में कुछ इस प्रकार की ध्वनियाँ जो कि हमारे लिए अप्रिय है और वो इतनी ज्यादा है और वो अवांछित है, तो इस प्रकार के प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ये ध्वनि प्रदूषण किस कारण होता है? तो आप देख रहे होंगे गाड़ी, हेलीकॉप्टर, संगीत जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड है, ट्रकों के हॉर्न, तो ये सब चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा प्रबल वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण बताते हैं। जैसे कि बच्चों कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मशीनों की आवाज ऐसे धुक 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 धुक, झर 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 कितनी ज्यादा होती है, लाउड स्पीकर, ये सब, तो ये सारी ध्वनियां क्या है बच्चों? हमारे लिए अप्रिय है ना? इसलिए ही हम इन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो जरा सोचिए बच्चों। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बाहर मेरी मम्मी मिक्सी में कुछ कुछ कूटने लग जाए या फिर कुछ ऐसे कह लीजिए पीसने लग जाए, तो क्या होगा? एकदम से आवाज आने लगती है और वो आवाज कहती होती है बहुत ही अप्रिय होती है। तो अब आप अगर अपने घर में देखेंगे तो ऐसी बहुत सी ध्वनि होती है जो कि क्या है? जो कि प्रदूषण का कारण है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण यानी कि कूलर भी बहुत आवाज करता है। वातानुकूलक उतना नहीं करता पर फिर भी थोड़ा करता है। सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब चीजें क्या है? जो कि हमारे घर में है और यही क्या करती है? ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण की बच्चों क्या हानियां है? तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता है अगर बहुत ज्यादा शोर हो तो हमारा सर ऐसा हो जाता है फटने को तैयार, है ना? हम सो नहीं पाते।
क्या होता है, बहुत ज्यादा तनाव रहने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रक्तचाप है वो बढ़ जाता है, काफी ज्यादा चिंता। तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत ही हानिकारक है। और दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप ईयरफोन्स लगाएं और उसकी वॉल्यूम को इतना बढ़ा दें तो आपको एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आ जाता है कि इससे ज्यादा नहीं कीजिए, करेंगे तो आपको काफी हानि हो सकती है आपके कानों में, और आपकी सुनने की क्षमता या कम भी हो सकती है या वो पूरी तरीके से खत्म भी हो सकती है। तो बच्चों, ध्वनि प्रदूषण की काफी सारी हानियां हैं। वो कैसे? आसपास अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे कि अनिद्रा यानी कि सोना ना हो, अच्छे से सो नहीं पाना, अति तनाव यानी कि बहुत ज्यादा तनाव में रहना, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता है वो अस्थायी अथवा स्थायी रूप से भी कम हो सकती है। तो अब आप देखिए बच्चों, ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है। इसको सीमित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो बच्चों, एक तो हम बिल्कुल बैन कर सकते हैं लाउड वॉइस। जैसे कि आजकल क्या होता है कि हमें पता है शादी वादी है तो बच्चों नाच गाना सब होता है तो डीजे लगवा लेते हैं लोग, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, उसका एक टाइम निश्चित कर दिया है कि 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा या 12 बजे के बाद कोई भी नहीं उस डीजे को बजाएगा। अगर जिसने भी किया तो उसको एक फाइन भरना होता है ना, उसको जेल की सजा भी हो सकती है। तो इन सब तरीकों से हम ध्वनि प्रदूषण को सीमित कर सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि बच्चों क्या होता है कि जो हमारी मशीनें होती हैं, जो उनके इंजन है या जो उनके यातायात है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, है ना, घर्षण के कारण। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बार बार रिपेयर कर सकते हैं, उनमें ऑयल डाल सकते हैं जिससे कि घर्षण ना हो और वो खराब ना हो और वो ऐसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न ना करें। हम उनमें साइलेंसर लगवा सकते हैं। तो ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए वायुयानों के इंजन, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रफ यानी कि साइलेंसर लगा देना चाहिए, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हो लेकिन वो प्रदूषण की तरीके से उत्पन्न ना हो। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के हम किस तरीके से उस पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो बच्चों क्या है, देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से हम दूर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कोई ऐसे बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, खुली जगह में करें जिससे कि वो घर के आसपास ना और हमें ध्वनि प्रदूषण का सामना ना करना पड़े। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, करने वाले उद्योगों को आवश्यक क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। तो इन सब चीजों से करने के बाद बच्चों हम आवश्यक क्षेत्रों को ध्वनि प्रदूषण से क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। और बच्चों एक और तरीका है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए हम सड़कों के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चों ध्वनि प्रदूषण तो कम भी होगा, उसके साथ साथ वायु प्रदूषण भी कम होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो वो जहां कहीं से भी ऐसे आवाज आ रही होगी उस ध्वनि को, उस आवाज को रोकने में सहायक होंगे। और अगर वो उस ध्वनि को रोक पाएंगे तो हम तक वो ध्वनि आ ही नहीं पाएगी और हम ध्वनि प्रदूषण से बच पाएंगे। है ना बढ़िया आइडिया? एक चीज से दो काम, मतलब एक पंथ दो काज, यानी कि पेड़ लगाओ, ध्वनि प्रदूषण भी कम और वायु प्रदूषण भी कम। अब बच्चों आइए जानते हैं श्रवण क्षति यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। बच्चों ऐसा होता है कि कुछ मनुष्य जन्म से ही या फिर किसी बीमारी के कारण उनके सुनने की क्षमता चली जाती है। तो ना सुनने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि कम ही होती है, प्राय जन्म से होती है। आंशिक अस्वस्थता यानी कि डिसेबिलिटी किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होता है उन्हें थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, क्योंकि बच्चों को उम्र के साथ साथ ऐसा होता है।
कटी श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से श्रवण शक्ति। अब बच्चों ये जानना बहुत आवश्यक है, अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं तो बच्चों जब तक हम किसी चीज को सुनेंगे नहीं तो हम उसे याद कैसे रखेंगे? अगर हम उसे याद नहीं रखेंगे तो हम याद नहीं रख पाएंगे तो हम उसे लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चों जरा सोचिए, ऐसे मनुष्य जो कि सुन नहीं पाते तो वो अपने सारे कार्य कैसे कर पाते हैं? तो बच्चों वो लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं और किस प्रकार से, आइए जानते हैं। तो श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्ति किस तरीके से बातचीत करते हैं? बच्चों वो एक तरीके की एक लैंग्वेज सीख लेते हैं और उस लैंग्वेज के कारण बच्चों वो दूसरों से क्या कर पाते हैं? अपनी बात कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज के द्वारा क्या कर पाते हैं? दूसरे लोगों से संपर्क कर पाते हैं और वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि वाक शक्ति स्पीच डेवलप सुनने के कारण विकसित होती है। इसलिए अक्षमता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण यानी कि डिफेक्टिव स्पीच हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आप किसी चीज को सुनेंगे नहीं तो आप उसे बोल भी नहीं पाएंगे। तो वो बच्चे ना तो कुछ सुन पाते हैं तो इसलिए वो बोल भी नहीं पाते, इसलिए वो क्या करते हैं? वो संकेत भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों हमें पता है विज्ञान ने आजकल कितनी तरक्की कर ली है, तो वैज्ञानिक ने यानी कि औद्योगिक के प्रौद्योगिक के युक्तियों के द्वारा यानी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के द्वारा एक ऐसी मशीन बना ली है जो कि श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को यूज करके, उसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं? अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं और उसे ऐसा संभव कर दिया। वो छोटी सी मशीन होती है जो कि हम कान में फिट कर लेते हैं और उसके कारण हम आवाज को उन ध्वनियों को आराम से सुन पाते हैं। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा है ना कि उन्हें साइन लैंग्वेज आती है, वो बहुत प्रभावशाली और वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो हर कार्य बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से भी कर पाते हैं, है ना भैया? तो बच्चों देखिए, ध्वनि प्रदूषण भी है लेकिन उसको कम करने के लिए तरीके भी हैं। तो बहुत ही अच्छे से याद रखिए और सबको बताइए कि ध्वनि प्रदूषण कितना हानिकारक है ना? तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया।